तो पाइथन का अगर इंट्रोडक्शन अगर हम देखें, सबसे पहले इंटरव्यू में क्वेश्चन ये अराइज होगा कि पाइथन किस टाइप का लैंग्वेज होता है ना। तो आपको ये बताना है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ठीक है। इसको मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि पाइथन का यूज करके, सही से बंद कर दो, कि पाइथन का यूज करके आप हर टाइप के एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है। पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि पाइथन ने हर टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी बना के दे दी है। तो अलग अलग मैं लाइब्रेरी का नाम बताऊंगा कि किस किस लाइब्रेरी से आप कौन कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हो। आई बात समझ। पाइथन का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हर टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी बना के दे दी। लाइब्रेरी बेसिकली क्या होता है, एक मॉड्यूल होता है, सॉफ्टवेयर होता है। उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, उसमें बने बनाए आपको क्लासेस, फंक्शंस और मेथड्स मिलेगा। तो कोडिंग हमें बहुत ही कम करनी है। बने बनाए आपको इंटरनली कोडिंग सारे मिल जाएंगे। ठीक है। पाइथन का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये लाइट वेट होता है। जो काम आप C++ में 10 लाइन का कोड लिख के करोगे, वो काम आप पाइथन में 1 से 2 लाइन में कर सकते हो। आई बात समझ। तो आपने दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनी होगी। एक आपने सी लैंग्वेज सुना होगा और एक C++ सुना होगा। सुना है सबने। इतना आपने सुना होगा कि सी को मदर लैंग्वेज बोला जाता है। जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हैं ना, वो सब किससे बना है, सी से बना है। और सी स्टाइल में अगर आप कोडिंग करते हो, इस कोडिंग को फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। और अगर आप C++ स्टाइल में कोड लिखते हो, इसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो बेसिकली आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर जब आप कोड लिखते हो, तो कोड लिखने के दो पैटर्न हैं। या तो आप सी स्टाइल में कोड लिखो, या तो आप C++ स्टाइल में कोड लिखो। आ रही बात समझ में। और अगर आप सी स्टाइल में कोड लिखते हो, तो इसमें छोटे छोटे फंक्शंस बना के कोड लिखना होता है। लेकिन वही अगर आप C++ स्टाइल में कोड अगर लिखते हो, तो इसमें आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के कोड लिखना होता है। इतना समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में, क्लियर। कि अगर आप सी स्टाइल में कोड लिखोगे, तो छोटे छोटे फंक्शंस बना के कोड लिखना होता है। सी स्टाइल में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता, जबकि C++ में आपका क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट होता है। कोई डाउट। अब मान लो आपको C++ लैंग्वेज नहीं आती, आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में पता ही नहीं है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो पाइथन ने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, आप सी स्टाइल में कोडिंग करके कंप्लीट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। आपने जावा सुना होगा, डॉट नेट सुना होगा। अगर आपको जावा और डॉट नेट में कोडिंग सीखनी है, तो उसके लिए मस्ट है कि आपको सी और C++ आना ही आना चाहिए। जावा और डॉट नेट में एक मैसेज डिस्प्ले का भी प्रोग्राम बनाना है, तो आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के कोडिंग करनी है। जावा और डॉट नेट में फंक्शन बना के आप कोड लिख ही नहीं सकते। सी स्टाइल में कोडिंग कर ही नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शन है। तो इसका मतलब अगर आपको जावा सीखनी है, डॉट नेट सीखनी है, तो उससे पहले आपको सी और C++ लैंग्वेज आनी चाहिए। अदरवाइज आप जावा और डॉट नेट सीखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ रही। लेकिन पाइथन ने हमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। पाइथन सीखने के लिए ऐसी कोई बेसिक नीड नहीं है कि पहले से आपको सी लैंग्वेज या C++ आनी चाहिए। इसको आप बिल्कुल बिगिनर लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। आई बात सर में। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो वेल एंड गुड है।
और अगर नहीं भी आती है तो आप जो है बिल्कुल इसको जीरो लेवल से आप इसको क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। आ रही बात समझ में? इतनी चीजें क्लियर हैं? यस सर। कोई कंफ्यूजन होगा किसी को तो पूछ लेना। इतना समझ में आ रहा है सबको? तो इसका मतलब पाइथन सीखने के लिए अपने माइंड से ये निकाल देना कि पहले से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आपको सी लैंग्वेज आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं भी आता है तो इसको बिल्कुल बिगिनर लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपने इतना सुना होगा कि आजकल सीबीएसई बोर्ड ने 11th 12th के सिलेबस में पाइथन डाल दिया। आई बात समझ में? तो आजकल 11th 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो पाइथन सीख रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने पहले से प्रोग्रामिंग तो सीखा नहीं होता। पहले 11th 12th में सीबीएसई बोर्ड ने जावा डाला हुआ था, तो जावा में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी सीखने में। ठीक है, क्योंकि जावा के लिए C++ आना ही आना चाहिए। आ गई बात समझ में? और जब से पाइथन डाला है तब से उनके लिए काम ईजी हो, क्योंकि पाइथन के लिए कोई आपको बेसिक नीड नहीं है कि पहले से आपका टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, पहले से कोई प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। बिल्कुल इसको बिगिनर लेवल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि जो काम आप C++ में 10 लाइन का कोड लिख के करोगे, वो काम आप पाइथन में 1 लाइन में कर सकते हो। ठीक है। कोड को ऑप्टिमाइज करने का जो फीचर है वो सी में बहुत ही, पाइथन में एडवांस दे रखा। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? यानी कि प्रोग्रामिंग करने के दो अलग अलग पैटर्न हैं, एक सी स्टाइल और एक C++ सिस्टम। तो सी स्टाइल में अगर आप कोड लिखते हो तो उसको हम कौन सा प्रोग्रामिंग बोलेंगे, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग। और C++ में अगर करते हो तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इतना क्लियर? तो जब हम पाइथन में कोडिंग करना सीखेंगे तो पहले तो हम सी स्टाइल में कोडिंग करना सीखेंगे, और जब आपको सी स्टाइल में कोडिंग करना आ जाएगा, बाद में हम C++ स्टाइल में क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बेस पे कोडिंग करेंगे। और जिसका जिसका पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट है उसको आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली कोडिंग पे आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। क्योंकि जिसका जिसका फुल स्टैक है आगे उसको वेबसाइट डेवलपमेंट में काम करना है, और वेबसाइट डेवलपमेंट में आपको जेंगो सीखना होगा। और जेंगो के लिए मस्ट है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोडिंग आनी चाहिए। अगली बात समझ? तो यहाँ तक चीजें सबको समझ में आ गया? तो पहला और दूसरा जो पैराग्राफ है ये क्लियर हो गया कि पाइथन को हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोलते हैं। क्योंकि ये दोनों पैटर्न को फॉलो करता है, फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग को भी और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। क्लियर? अब आपको इतना पता है कि जो सिस्टम है केवल हमारी लैंग्वेज को वो नहीं समझता है। सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, मशीन लैंग्वेज, जो लो लेवल फॉर्म में होता है, जो 0 1 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप कोड लिखते हो, उस कोड को जब तक आप लो लेवल में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक सिस्टम समझेगा नहीं। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ट्रांसलेटर बनाया गया। दो तरह के ट्रांसलेटर बनाए गए, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। सुना होगा। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम एक ही होता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है और लो लेवल को हाई लेवल। डिफरेंस बस ये होता है कि कंपाइलर होल प्रोग्राम को वन टाइम एग्जीक्यूट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। ठीक है। तो आपका पाइथन में आपका इंटरप्रेटर होता है, यानी कि पाइथन में जब हम कोड बनाना सीखेंगे तो पाइथन में क्या होगा कि मान लो हमने 10 लाइन का कोई कोड लिखा, तो जैसे ही हम उसको रन करेंगे, अगर पहले लाइन में उसको कोई भी सिंटेक्स एरर मिल जाएगा तो वहीं पे आपका कोड स्टॉप कर जाएगा। और जब तक उस सिंटेक्स एरर को आप सही नहीं करोगे तब तक नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो पाइथन में आपका लाइन बाय लाइन कोड क्या होगा, कोड कंपाइल होगा। अब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि पाइथन में जो इंटरप्रेटर होता है उसका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, पाइथन इंटरप्रेटर नेम।
एज। पाइथन में जो इंटरप्रेटर होता है उसका नाम है सी पाइथन। ठीक है। और पाइथन जो लैंग्वेज है वो तीन लैंग्वेज को कंबाइन करके बनाया गया है, सी, C++ एंड जावा। तीनों को कंबाइन करके बनाया गया। विदाउट पाइथन जो लैंग्वेज बना है वो C++ और जावा तीनों को कंबाइन करके बनाया गया। और पाइथन में जो इंटरप्रेटर होगा जो कोड को लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है उसका नाम क्या होगा? सी पाइथन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया सारे पॉइंट्स? किसी को कोई डाउट? तो आप लोग को रिकॉर्डिंग देख के प्रॉपर अच्छे से इसका नोट्स बनाना है। ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो पहला जो राउंड होता है रिटन टेस्ट होता है, तो उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है। तो वहां पे ये सब आंसर आपको देना होगा। ठीक है। चलो। अमन कोई डाउट अभी तक? नहीं सर। चलो। अब अगर मैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब आप पढ़ोगे तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ बेसिक डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे। तीन तरह के बेसिक डेटा टाइप्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एक आपको मिलेगा इंटीजर। इंटीजर का मतलब आपको बताना है एनी होल नंबर। ठीक है। तो अभी से आपको याद रखना है इंटीजर जब मैं बोलूं तो इंटीजर का मतलब आपको क्या समझना है? एनी होल नंबर। तो कोई भी वेरिएबल में अगर आप कोई भी होल नंबर स्टोर करते हो तो इसका जब मैं डेटा टाइप पता करूंगा तो क्या बताएगा? इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब ही होता है होल नंबर। तो कोई भी वेरिएबल में अगर आपने कोई भी होल नंबर स्टोर कर दिया तो उसका डेटा टाइप क्या आएगा? इंटीजर। ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा फ्लोट। तो फ्लोट का मतलब आपको बताना है एनी डेसिमल नंबर। ठीक है। किसी भी वेरिएबल में अगर आपने कोई भी डेसिमल नंबर स्टोर कर लिया तो इसको हम डेटा टाइप जब पता करेंगे तो क्या बताएगा? फ्लोट। और तीसरा आपको मिलेगा स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग का मतलब आपको बताना है एनी कैरेक्टर। इतना समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट अभी तक? अब किसी भी वेरिएबल में आपने कोई भी कैरेक्टर को स्टोर कर लिया तो उसका डेटा टाइप क्या आएगा? स्ट्रिंग। और किसी भी लैंग्वेज में जब आप स्ट्रिंग दोगे तो स्ट्रिंग को सिंगल या डबल कोट के अंदर देना होता है। आई बात समझ? तो मान लो मैंने इसके अंदर दे दिया हेलो। तो स्ट्रिंग जब भी दोगे तो इसको सिंगल या डबल कोट के अंदर देना होता है। तो अगर आपने सिंगल या डबल कोट के अंदर नहीं दिया तो तुरंत वो सिंटेक्स एरर शो कर देगा। अगर मैंने एक वेरिएबल में किसी नंबर को भी डबल कोट के अंदर स्टोर कर दिया तो भी उसका डेटा टाइप क्या हो जाता है? स्ट्रिंग हो जाता है। इतना समझ में आ गया? अभी से आप लोग को याद रखना है इंटीजर क्या होता है, फ्लोट क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। याद रहेगा? इंटीजर का मतलब होल नंबर, फ्लोट का मतलब डेसिमल नंबर और स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर। इतना क्लियर? अब अगर मैं सी लैंग्वेज और पाइथन को कंपेयर करूं अभी मैं बोलूं आपको सी लैंग्वेज सीखना है, पाइथन लैंग्वेज सीखने के कंपेयर में सी लैंग्वेज सीखने में आपको प्रॉब्लम आएगी। पाइथन के कंपेयर में सी लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल है। आई बात समझ? तो सी के कंपेयर में पाइथन लैंग्वेज सीखना इजी है। आई बात समझ में? कैसे? अगर मैं सी लैंग्वेज में मैं चाहता हूं कि मैं कि एक वेरिएबल में होल नंबर स्टोर कर लूं तो वेरिएबल नंबर
वेरिएबल नेम से पहले आपको डेटा टाइप देना होगा। तो जब तक आप ए से पहले इंट नहीं लगाओगे तब तक आप ए में कोई भी होल नंबर स्टोर नहीं कर सकते। अगर मैं चाहता हूं कि सी में कोई वेरिएबल में मैं डेसिमल नंबर स्टोर कर लूं तो आपको फ्लोट लिखना होगा। तो सी प्लस प्लस जावा में अगर आप वेरिएबल में कोई भी होल नंबर डेसिमल नंबर स्टोर करना चाहते हो तो जब तक उस वेरिएबल नेम से पहले इंट और फ्लोट नहीं लिखोगे तब तक उस वेरिएबल में होल नंबर और डेसिमल नंबर स्टोर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? और सी प्लस प्लस जावा में हर लाइन के बाद आपको सेमी कोलन लगाना होता है ना? अगर गलती से सेमी कोलन लगाना भूल गए तो तुरंत सिंटेक्स एरर आ जाता था, टर्मिनेटर बोलते हैं। पाइथन ने बोला कि ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में बोला कि आपको अगर ए में अगर 10 स्टोर कर दिया तो अपने आप ए का टाइप क्या हो गया? इंटीजर हो गया। और पाइथन में हर लाइन के बाद कोई भी आपको सेमी कोलन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से लगा भी दिए तो एरर नहीं आएगा, तो लगाना ही नहीं होता। तो हर तरह से अगर हम देखें तो सी प्लस प्लस जावा के कंपेयर में देखें तो पाइथन इजी है। अगर आपने बी में 20.5 स्टोर कर दिया तो बी का टाइप क्या हो जाएगा? तो अगर बी में आपने 20.5 को सिंगल या डबल कोट में दे दिया तो इसका टाइप क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा। क्लियर? तो पाइथन ने हमारा काम आसान कर दिया। आपको यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें इंट लेगा, फ्लोट लेगा, स्ट्रिंग लेगा। जैसा आप वैल्यू दोगे उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरिएबल का टाइप अपने आप क्या होगा? चेंज होगा। तो ऐसे लैंग्वेज को जिसमें हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले कोई डेटा टाइप नहीं देना होता, ऐसे लैंग्वेज को लूजली टाइप लैंग्वेज या फिर डायनेमिक टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। इस तरह से आपका जो पाइथन है ये आपका एक लूजली टाइप लैंग्वेज है और जिसमें देना मैंडेटरी होता है उसको स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं। कभी कभी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज एंड लूजली टाइप लैंग्वेज। तो अब आप बता सकते हो ऐसा लैंग्वेज जिसमें वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले डेटा टाइप देना मैंडेटरी है उसको स्ट्रांगली, और जिसमें नहीं देना होता है उसको लूजली। तो आपका स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज कौन कौन सा है? सी आता है, सी प्लस प्लस आता है, सी शार्प, जावा, ये सारे आपके स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज हैं। इन सब लैंग्वेज को अगर आप लर्न करोगे तो इसमें वेरिएबल से पहले आपको डेटा टाइप देना मैंडेटरी है। अदरवाइज वेरिएबल में आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। क्लियर? लेकिन आपका पाइथन हुआ, पीएचपी हुआ, जावास्क्रिप्ट हुआ, आर लैंग्वेज हुआ, ये सब आपके जो लैंग्वेज हैं ये लूजली टाइप लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है? यानी कि इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखेंगे इनसे पहले हमें कोई डेटा टाइप देने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो अब समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ऐसे आपको अलग अलग लैंग्वेज से कंपेयर करके अगर समझोगे तो पाइथन आपको हर तरह से इजी लगेगा। कोई डाउट अभी तक? इतना समझ में आ गया? तो अगर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि पाइथन को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं तो आप बता सकते हो? क्योंकि पाइथन में वेरिएबल डायनेमिकली उसका डेटा टाइप अपने आप चेंज होता रहता है। अगर मैंने ए में 10 दिया तो इंटीजर ले लिया, अगर ए में मैंने 20.5 दिया तो फ्लोट ले लिया, और ए में अगर मैंने 20.5 को सिंगल या डबल कोट में दे दिया तो वो क्या ले लेगा? स्ट्रिंग ले ले। इतना क्लियर? कोई डाउट? तो प्रॉपर आप लोगों को अच्छे से नोट्स बनाना है इसका, रिकॉर्डिंग देख के, है ना? अमन, कोई डाउट अभी तक? नहीं सर। तो एक बार ये पढ़ लो, वही चीज लिखा हुआ है।
कि पाइथन को डायनेमिक टाइप लैंग्वेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि पाइथन में जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखेंगे तो वेरिएबल नेम से पहले हमें कोई डेटा टाइप नहीं देना होगा। ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हिस्ट्री ऑफ पाइथन। अब आपसे ये भी पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि पाइथन को किसने डेवलप किया, फादर ऑफ पाइथन किसको बोला जाता है। जैसे अगर आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था। फादर ऑफ सी डेनिस रिची को बोला जाता है। और सी लैंग्वेज कब आई थी मार्केट में? 1972 में, है ना। और सी प्लस प्लस आया था 1980 में। आ रही बात समझ? तो सेम वैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि पाइथन को किसने डेवलप किया, फादर ऑफ पाइथन किसको बोला जाता है, और इस लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा गया। ठीक है। तो आपको ये बताना है कि नीदरलैंड के एक डेवलपर थे जिनका नाम था ग्यूडो वॉन रोसम। इन्हीं को फादर ऑफ पाइथन बोला जाता है। तो ग्यूडो वॉन रोसम नाम के एक डेवलपर थे नीदरलैंड के, और इन्होंने इस पे काम जो स्टार्ट किया था 89 से 1991 के बीच में किया था। लेकिन मार्केट में सबसे पहले जो पाइथन आई थी वो 1994 में आई थी। अरीबा साल में, 1994 में। जावा से एक साल पहले आया था। हाँ जी, हाँ जी, बनाना स्टार्ट किया था। अब ये तो है नहीं कि बनते ही आप लॉन्च कर देंगे। तो मार्केट में लॉन्च होने में टाइम तो लगेगा ना। मार्केट में लॉन्च कब हुआ था? 1994 में। लेकिन इन्होंने जो बनाना स्टार्ट किया था 89 से 1991 के बीच में किया था। क्लियर? और मार्केट में लॉन्च कब हुआ? 1994 में पाइथन का 1 वर्जन आया था। ठीक है। और जावा आई थी मार्केट में 1995 में। यानी कि जावा से एक साल पहले पाइथन लॉन्च हो चुका था। कोई डाउट? और इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा? जिस समय ये पाइथन डेवलप कर रहे थे उस समय नीदरलैंड में बीबीसी टीवी चैनल पे एक कॉमेडी शो आता था, और उस कॉमेडी शो का नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। और इस कॉमेडी शो के ये फैन थे, इनको देखना बहुत ज्यादा पसंद था। सही से बंदो। तो इसी कॉमेडी शो के नाम पे इन्होंने इस लैंग्वेज का नाम क्या रख दिया? पाइथन रख दिया। तो बहुत ज्यादा फैन थे इनको, ये टीवी कॉमेडी शो देखना बहुत ज्यादा पसंद था। तो इसी के नाम पे इन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? पाइथन रख दिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पाइथन लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों पड़ा, तो आप बता सकते हो। और जब से मार्केट में पाइथन आई है तब से ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपको पाइथन में जो भी आप सॉफ्टवेयर पे काम करोगे कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फ्रीली अवेलेबल। ठीक है। पाइथन का प्लस पॉइंट ये है कि ये ओपन सोर्स है, आपको उसको लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं। कितना क्लियर? अब अगर मैं वर्जन्स की बात करूं तो इतने वर्जन्स लॉन्च हो चुके हैं। पाइथन का सबसे पहला वर्जन कब आया था? 1994 में। और अभी लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है? 3.13.5 चल रहा है, जो अभी 11 जून को लॉन्च हुआ है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 7-8 दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो हमें इसी लेटेस्ट वाले वर्जन पे काम करना सीखना है। क्योंकि अगर आप लेटेस्ट वाले वर्जन पे काम करोगे तो उसमें पुराने वाले जितने भी वर्जन्स हैं उनके सारे फीचर्स होते हैं, प्लस नया फीचर भी इसमें ऐड ऑन हो जाता है। कोई डाउट? तो पाइथन के अभी तक 3 ही वर्जन लॉन्च हुए हैं, 1, 2 और 3। तो अभी भी 3 ही चल रहा है। जब तक आपको 4 वर्जन नहीं आएगा तब तक आपको मेजर चेंजेस नहीं मिलेगा। तो किसी ने अगर 3 पे काम किया हुआ है और उसको 3.13.5 मिल जाए तो ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको पहला वाला वर्जन और लेटेस्ट जो लास्ट वाला वर्जन है ये आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, तो ये लेटेस्ट जो वर्जन है, हमेशा ये हर हफ्ते 10 दिन पे ये चेंज होता रहता है। सर लेटेस्ट वर्जन में कुछ एरर है। हाँ जी बताइए। लेटेस्ट वर्जन में कुछ एरर है सर। हाँ हाँ, तो अब चेंज हो गया अभी। वो हाँ, एक हफ्ते में चेंज हो गया। तो अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है? 3.13.5 चल रहा है। सर इसमें जो टेक्स्ट टू स्पीच है वो नहीं होता सर लेटेस्ट वर्जन में 3.13.5 में। क्या कह रहे हो? टेक्स्ट टू स्पीच कमांड होता है ना सर, वो नहीं होता है हाँ हाँ, लेटेस्ट वर्जन तो धीरे धीरे सब उसमें अपग्रेड कर देगा, आ जाएगा धीरे धीरे। में। चलो, इतना समझ में आ गया सबको? वर्जन्स क्लियर है? अब अगर मैं स्कोप ऑफ पाइथन की बात करूं, तो अभी मैंने बताया था कि पाइथन को मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो पाइथन को मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि पाइथन में आप इतने टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हो, और पाइथन में हर टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आपको अलग अलग लाइब्रेरी यूज करनी होगी। तो अभी आगे चल के मैं अलग अलग लाइब्रेरी का नाम बताऊंगा, किस किस लाइब्रेरी से आप कौन कौन सा एप्लीकेशन बना सकते हो। तो मान लो आपको पाइथन सीखने में 2 से ढाई महीने लगेंगे। मान लो आपने पाइथन सीख लिया 2.5 महीने में, तो पाइथन सीख के आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते। पाइथन सीखने के बाद आपको सोचना होगा कि किस फील्ड में जाना है, और जिस फील्ड में आपको जाना है उससे रिलेटेड आपको लाइब्रेरी पे क्या करना होगा? स्पेशलाइजेशन करना होगा। आई बात समझ में? अब एक बंदा हर टाइप के एप्लीकेशन तो नहीं बना सकता, तो जिस फील्ड में आपको जाना होगा उससे रिलेटेड आपको लाइब्रेरी पे क्या करना होगा? स्पेशलाइजेशन करना होगा। मान लो आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, तो आपको पाइथन सीखने के बाद डेटा एनालिसिस से रिलेटेड लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तो पाइथन सीखने के बाद आपको मशीन लर्निंग से रिलेटेड लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा, है ना? फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, तो आपको उससे रिलेटेड लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। सबके लिए इसने अलग अलग लाइब्रेरी बना के दे दी। कोई डाउट? आप एक बार ये पढ़ लो, ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो पाइथन में बने हुए हैं। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जो ऑलरेडी पाइथन में बने हुए हैं, तो आपका गूगल पे सर्च करोगे, एक ब्लेंडर नाम का सॉफ्टवेयर मिलेगा जो बहुत ही पॉपुलर है, 3D एनिमेशन मूवी बनाने में यूज होता है। तो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर की पूरी कोडिंग किसमें है? पाइथन में। आप इंस्टाग्राम यूज करते होगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, तो इंस्टाग्राम की पूरी कोडिंग आपकी पाइथन में जेंगो का यूज करके बना हुआ है। आई बात समझ में? जितने भी आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, गेम जितने भी बने हुए हैं वो सब पाइथन से बने हुए हैं। टिक टैक टोई गेम है, स्नैक गेम है, नोकिया मोबाइल में स्नैक वाला गेम आता था, है ना? तो वो सब गेम्स किस में बने हैं? पाइथन में। आ रही बात समझ में? अब ये कुछ फीचर्स हैं, लाइन बाय लाइन एक बार रीड कर लो, और इन्हीं फीचर्स की वजह से पाइथन सबसे ज्यादा डिमांड में है, पॉपुलर चल रहा है। सर पाइथन ऑटोमेशन के लिए काम नहीं आता? सबसे ज्यादा यूज होता है, अभी बताऊंगा। अच्छा, लास्ट लाइन में था नहीं। चलो, इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से समझ लो क्या क्या फीचर्स हैं। इजी टू यूज, इजी टू लर्न। अभी मैंने बताया कि सी के कंपेयर में पाइथन सीखना आपके लिए बहुत ही इजी है ना? एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि पाइथन लैंग्वेज में जब हम कोडिंग करेंगे तो इसका जो सिंटेक्स है वो सी लैंग्वेज से मिलता जुलता है, और सी को हम एक्सप्रेसिव लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है? और पाइथन में आपका इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन कोड को क्या करता है? कंपाइल करता है ना? तो
पाइथन आपका एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है जो कि कोड को लाइन बाय लाइन क्या करेगा, कंपाइल करेगा। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज का मतलब आपको ये बताना है कि जो पाइथन जो लैंग्वेज है वो आपका एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब पाइथन के कोड को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो। जो कोड आप विंडोज पे चलाओगे सेम वही कोड आपका लाइनेक्स पे चलेगा, सेम वही कोड आपका मैक पे चलेगा। आ गई बात समझ? अभी मैंने बताया कि पाइथन आपका फ्री है, ओपन सोर्स है, आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। पाइथन में आप सी स्टाइल में भी कोडिंग कर सकते हो और क्लास एंड ऑब्जेक्ट बना के भी कोडिंग कर सकते हो, है ना। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मैंने बताया था कि पाइथन में आपको हर टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए अलग अलग आपको लाइब्रेरी मिल जाएगी, मॉड्यूल मिल जाएगा, जिसका यूज करके आपको इजीली कोई भी आप ऐप बना सकते हो। जीयूआई प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप चाहते हो कि मैं पाइथन में कोई भी कोडिंग करके मैं अपना खुद का कैलकुलेटर बना लूँ, नोटपैड बना लूँ, कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको जीयूआई प्रोग्रामिंग सीखनी होती, ठीक है। और इंटीग्रेटेड लैंग्वेज का मतलब आप क्या बताओगे? अभी मैंने आपको बताया था कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो कौन कौन से लैंग्वेज को कंबाइन करके बनाया गया है, सी प्लस प्लस और जावा। तो बेसिकली जो पाइथन है वो सी प्लस प्लस और जावा तीनों को कंबाइन करके इंटीग्रेट किया गया। कोई डाउट? तो वन बाय वन फीचर सबको समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम करेगा? चलो, अब ये कुछ कंपनीज हैं जो पाइथन को यूज कर रही हैं, एक बार पढ़ लो। आपने इथिकल हैकिंग का नाम सुना होगा। इथिकल हैकिंग है, साइबर सिक्योरिटी है ना। तो अगर आपको इथिकल हैकिंग सीखना है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है, तो उसके लिए मस्ट है कि आपको पाइथन आनी चाहिए, ठीक है। आपने सिस्को कंपनी का नाम सुना होगा, जो नेटवर्किंग डिवाइस बनाती है, राउटर्स बनाती है ना। तो जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस बनते हैं उनके सॉफ्टवेयर जो बनते हैं ड्राइवर के, उसकी पूरी कोडिंग किस में होती है, पाइथन में, ठीक है। यूट्यूब में आप वीडियो शेयर करते हो, वहां पे भी आपकी पाइथन की स्क्रिप्टिंग चल रही। आई बात सर में? आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सुना होगा। पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग मैनुअल हुआ करता था, अब आजकल ऑटोमेटेड हो चुका है। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जाना है तो उसके लिए सेलेनियम नाम की लाइब्रेरी आती है। तो पाइथन में आपको एक सेलेनियम नाम की लाइब्रेरी मिलेगी। तो अगर आपने सेलेनियम लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन कर लिया तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में जा सकते हो। कोई डाउट? तो पाइथन का जो स्कोप है वो आपको हर फील्ड में मिलेगा। लाइट वेट होने की वजह से आजकल सबसे ज्यादा डिमांड में है, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको? अब यहाँ पे मैंने कुछ मेन मेन लाइब्रेरीज के नाम लिखे हुए हैं, इसको ध्यान से समझना। अगर आप चाहते हो कि मैं पाइथन का यूज करके एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाऊं, मैं चाहता हूं कि पाइथन का कोडिंग करके मैं अपना खुद का कैलकुलेटर बना लूं, नोटपैड बना लूं, तो ऐसा करने के लिए आपको टीक इंटर नाम की एक लाइब्रेरी है। तो जब तक आप टीक इंटर लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप कोई भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बना सकते, ठीक है। अगर आप सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो उसके लिए आपको सॉकेट नाम की लाइब्रेरी सीखनी होगी। सॉकेट प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है, मान लो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी है, ठीक है, और उसमें एक सर्वर सिस्टम लगा हुआ है और उस सर्वर सिस्टम से मल्टीपल क्लाइंट सिस्टम कनेक्ट हैं लैन वायर के थ्रू। सर्वर सिस्टम पे प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा हुआ है,
और बाकी क्लाइंट सिस्टम पे अलग अलग डेवलपर, डिजाइनर, टेस्टर बैठे हैं। और उसके लिए मेरे को एक एप्लीकेशन बनाना है कि जो सर्वर सिस्टम पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर बैठा है वो कोई भी मैसेज टाइप करे और वो मैसेज जितने भी क्लाइंट सिस्टम कनेक्ट हैं उनके पास डिलीवर हो जाए। अब क्लाइंट सिस्टम पे जो भी अलग अलग जो डेवलपर, टेस्टर, डिजाइनर बैठे हैं उस मैसेज का रिप्लाई करेंगे तो 1 बाय 1 रिप्लाई वो वापस सर्वर के पास जाए व्हाट्सएप की तरह। तो इस तरह का अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए आपको सॉकेट लाइब्रेरी यूज करना होगा। हाँ जी, हाँ जी, अगर आपकी ब्रांच कंपनी है ना, जैसे एमएनसी कंपनी होता है, मान लो हेड ऑफिस आपका अमेरिका में है और ब्रांच ऑफिस आपका इंडिया में है, तो वहां पे भी अगर ऐसा एप्लीकेशन करना है तो सॉकेट यूज होगा। सर्वर और क्लाइंट का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। हाँ जी, तो सर्वर सिस्टम आपका हेड ऑफिस में होगा और क्लाइंट सिस्टम आपका ब्रांच ऑफिस में होगा। कनेक्ट होगा तभी होगा। सर्वर क्लाइंट का जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आ गया वहां पे इसको यूज कर सकते। ठीक है, वहां पे क्लाउड से कनेक्ट रहता है, क्लाउड सर्वर से। समझ गए? उसको बाहरी बंदा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वो केवल उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, प्राइवेट होगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उसमें जो आईपी यूज होगा वो सब प्राइवेटली यूज होगा। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं पाइथन में मोबाइल ऐप डेवलप कर लूँ एंड्रॉयड की तरह, तो कीवी लाइब्रेरी आपको मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि पाइथन में मैं ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन बना लूँ मीडिया प्लेयर की तरह, मैं चाहता हूँ कि अपना खुद का एक प्लेयर बना लूँ जिसमें मैं ऑडियो वीडियो चला पाऊँ, तो उसके लिए क्या यूज करना होगा? WX पाइथन। तो ये सब लाइब्रेरी का जो मैं नाम बता रहा हूँ ये सब बनी बनाई लाइब्रेरी है, सॉफ्टवेयर है, इसमें पाइथन में। और इन्हीं लाइब्रेरी के होने की वजह से कोई भी नॉन टेक्निकल जो बंदा है वो डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट बन सकता है। क्योंकि इन सब लाइब्रेरी पे जब आप काम करोगे, कोडिंग तो हमें करनी नहीं है, कोडिंग वो ऑलरेडी इंटरनली वो खुद करेगा। हमें बस इस लाइब्रेरी को कॉल करना है और इसमें बने बनाए जो फंक्शंस हैं, क्लासेज हैं, उनको बस यूज करना है। आगे बात समझ? तो जिसका जिसका डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग है, एआई है, आगे उसमें आपको कोडिंग करना ही नहीं है। सबके लिए अलग अलग लाइब्रेरी बना रखी है, उसी लाइब्रेरी पे आपको स्पेशलाइजेशन करना है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? अगर आपको गेम डेवलपमेंट में जाना है, आप चाहते हो कि मैं पाइथन का यूज करके मैं गेम बना लूं, तो उसके लिए पाई गेम नाम की लाइब्रेरी होती है। आई बात समझ में? तो इन सब लाइब्रेरी का यूज समझ में आ रहा है कि कौन कौन सी लाइब्रेरी से हम क्या क्या बनाएंगे। अब जिसका जिसका डेटा एनालिसिस है, मशीन लर्निंग है, उनको इन सब लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना है। नमपाई है, साईपाई है, पांडाज है, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है। तो ये सब जो लाइब्रेरी है ओनली यूज फॉर डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। तो अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तो जब तक इन सब लाइब्रेरी पे आप स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया सबको? अब इसमें आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी साइकिट लर्न एनएलटी के। साइकिट लर्न और एनएलटी के जो लाइब्रेरी है स्पेशली फॉर मशीन लर्निंग के लिए यूज होता है। मशीन लर्निंग में आपने 3 टाइप की लर्निंग सुनी होगी। सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है। तो अलग अलग लर्निंग से रिलेटेड जो एल्गो होते हैं, एल्गोरिथम्स बने होते हैं जिसके बेस पे हम मॉडल ट्रेन करना सीखते हैं, तो वो सब एल्गो आपको इस लाइब्रेरी के अंदर मिल जाएगा। जब तक आप साइकिट लर्न पे स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे तब तक आप मशीन लर्निंग इंजीनियर नहीं बन सकते। ठीक है। एक आपको ओपन सीवी नाम की लाइब्रेरी मिलेगी। ओपन सीवी का मतलब होता है कंप्यूटर विजन। ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। तो जिसका जिसका मशीन लर्निंग है, आगे चल के हम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। मान लो मैं चाहता हूं कि मैं मशीन लर्निंग का एक मैं ऐसा मॉडल बनाऊं कि जब मैं उसको रन करूं
तो 1 by 1 स्टूडेंट का फेस रिकॉग्नाइज करे और एक्सेल शीट पे अटेंडेंस लगता जाए, ठीक है? या आपका फेस रिकॉग्नाइज करके बताए कि आप मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? तो ऐसे ऐसे रियल लाइफ अगर प्रोजेक्ट्स अगर आपको करने हैं तो क्या यूज करना होगा? ओपन सी। क्लियर? और जिसका जिसका एआई है, डीप लर्निंग है, तो डीप लर्निंग में स्विच करने के लिए या तो आप टेंसर फ्लो लाइब्रेरी यूज करोगे या पाईटार्च यूज करोगे। टेंसर फ्लो लाइब्रेरी को गूगल ने डेवलप किया है और पाईटार्च को फेसबुक ने बनाया है, जो फेसबुक का नाम अब क्या हो चुका है? मेटा हो चुका है, ठीक है? और टेंसर फ्लो लाइब्रेरी का रियल लाइफ यूज अगर देखें कहाँ यूज हो रहा है, तो आपने ड्राइवरलेस कार देखा होगा। ड्राइवरलेस कार सुना होगा, है ना? आपने ये सुना होगा कि दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी मेट्रो है जो बिना ड्राइवर के मेट्रो चल रही है ना। मेजेंटा लाइन है, पिंक लाइन है। अगर आप मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन पे अगर आप बैठोगे मेट्रो पे, तो उसमें कोई भी ड्राइवर नहीं बैठा होता, बिना ड्राइवर के मेट्रो चल रही। आ रही बात समझ? आपको अपना चैट बोट बनाना है। आजकल देखा होगा मोस्टली वेबसाइट में चैट बोट लगा होता है, जो भी क्वेश्चन डालते हो आंसर मिल जाता है। तो चैट बोट बनाने के लिए आपको टेंसर फ्लो लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना होगा। आई बात समझ में? तो मेन मेन लाइब्रेरी आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई कि किस किस लाइब्रेरी से हम क्या क्या कर सकते हैं। अब अगर आपको पाइथन में फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाने के लिए इनमें से कोई एक फ्रेमवर्क आपको सीखना होगा। तो ये जो लाइब्रेरी है ओनली यूज फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। जिसका जिसका पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स ले रखा है, उसको पाइथन के बाद आपको जेंगो या फ्लैश में से कोई एक फ्रेमवर्क सीखना होगा। और आजकल सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चल रहा है वो जेंगो चल रहा है। और जेंगो का मैंने रियल लाइफ एग्जांपल क्या बताया था? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसकी पूरी कोडिंग किस में है? जेंगो में। आई बात समझ में? तो जेंगो, फ्लास्क, ये सब जो बना है ना, इसकी इंटरनली जो कोडिंग चल रही है वो पाइथन की है। कोई डाउट? तो पाइथन ने क्या किया, हर टाइप के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए अलग अलग लाइब्रेरी बना के दे दी। तो जिस लाइब्रेरी पे आप स्पेशलाइजेशन करोगे उससे रिलेटेड आप ऐप इजीली आप बना सकते हो। अभी यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो इंट्रोडक्शन आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है ना? तो आज क्लास की जो रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा, उस रिकॉर्डिंग को देख के आप लोगों को अच्छे से इसका नोट्स बनाना है। और कुछ भी अगर डाउट्स आता है तो कल आप लोग पूछोगे, ठीक है? आगे देखो। अब आपको इतना पता है कि कोई भी लैंग्वेज की जब आप कोडिंग करते हो, तो हर लैंग्वेज के कोड लिखने के लिए अलग अलग एडिटर आते हैं। जैसे अगर आपने सी सी प्लस प्लस में काम किया होगा, तो टर्बो सी प्लस प्लस के नाम से सॉफ्टवेयर आता था। अगर आपने जावा पे काम किया होगा, तो जावा के लिए नेटबीन्स और इक्लिप्स आता है ना? हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सुलभ सर। हाँ जी। सॉरी, थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया था। मैं कह रहा हूँ मेरा एक डाउट था, जैसे लास्ट 4 क्लास हुई थी। आज रिवीजन क्लास रखा है तो बताया तो था सॉरी सर, मैंने अभी लेट ज्वाइन किया है, मेरा थोड़ा इंटरनेट इशू चल रहा था, आपको। जस्ट अभी ज्वाइन किया है 2 मिनट पहले ही। अभी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास की, तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, जो लास्ट आपने 4 कराई है क्लास, वो सब इसी में कवर हो जाएगी? हाँ जी, हाँ जी, इसी में। ठीक है। आप क्लासरूम में ऐड हो जाना तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है, ठीक कुछ है, मतलब डाउट्स मेरा होता ये है, डाउट था कि कुछ डाउट्स 4 जो होता है तो कल रिकॉर्डिंग। पूछ लेना आप। ओके, ओके। तो जावा के लिए नेटबीन्स और इक्लिप्स आता है। वैसे ही अगर हम पाइथन में जब हम कोडिंग करना सीखेंगे, तो पाइथन में कोडिंग करने के ये स्टार्टिंग के ये 5 आपको एडिटर मिलेंगे। स्टार्टिंग वाले ये 5 पॉपुलर है, ये नीचे वाले उतने पॉपुलर नहीं है, ठीक है? आगे जब हम पाइथन में कोडिंग करना सीखेंगे, तो हम इन पांचों एडिटर पे हम काम करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम आइडल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें आइडल पे काम करना सीखना है। और आइडल जो है पाइथन का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है।
ये पाइचार्म, स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक, गूगल कोलैब, ये पाइथन के थर्ड पार्टी कंपोनेंट सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसको अलग अलग कंपनी ने डेवलप किया है, लेकिन इस आइडल को, ठीक है, पाइथन का ये आपका ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है। तो पहले तो हम आइडल पे काम करना सीखेंगे। जब आपको आइडल पे काम करना आ जाएगा तो फिर हम एक क्लास में पाइचार्म, स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब पे काम करेंगे। क्लियर? डिफरेंस क्या होता है? जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब जो यूज होता है फॉर डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग। तो जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो सारा काम किस पे करते हैं? जुपिटर नोटबुक या गूगल कोलैब पे, है ना। और पाइचार्म और स्पाइडर जो पॉपुलर है फॉर फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इसमें से सारे सॉफ्टवेयर तो फ्री है। पाइचार्म जो सॉफ्टवेयर है ये आपको पेड मिलेगा, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। 1 मंथ के लिए ट्रायल देता है, बाकी फिर चार्ज है, चार्जेबल है। ठीक है, पाइचार्म और स्पाइडर जो मेनली यूज होता है वो फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए। और डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग के लिए, एआई के लिए कौन सा यूज होगा? जुपिटर नोटबुक या फिर गूगल कोलैब। तो पहले तो हम आइडल पे काम करेंगे। जब आपको आइडल पे काम करना आ जाएगा तो बाकी इन सब सॉफ्टवेयर पे भी मैं बताऊंगा। कोडिंग सब में सेम होगी, बस रन करने का जो वे होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट अभी तक? एक बार आप लोग रिकॉर्डिंग देख के फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, कुछ भी अगर डाउट्स होगा तो कल आप लोग पूछ लेना। अमन, कोई डाउट अभी तक? आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर, आ रही। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम। आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम। पीवीएम का फुल फॉर्म होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक है, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखते हो, उस कोड को रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए हमें एक रन टाइम इन्वायरमेंट की, वर्चुअल मशीन की जरूरत होती है। ठीक है, तो जैसे आपने सुना होगा जावा में जेवीएम होता था। जावा में वर्चुअल मशीन क्या होता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। डॉट नेट के कोड को कंपाइल करने के लिए CLR होता था, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। तो वैसे ही आपके पाइथन के कोड को कंपाइल करने के लिए कौन सा वर्चुअल मशीन होता है? पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। अब आपको समझना है कि पाइथन में जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं और उसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो उसका एग्जीक्यूशन स्टेप्स होता कैसे है। ठीक है, इंटरनली वो काम कैसे करता है। हम तो जैसे ही प्रोग्राम बनाएंगे और रन करेंगे, मिली सेकेंड के अंदर आपका आउटपुट शो हो जाएगा। लेकिन इंटरनली वो सिस्टम में कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट करता है, रन करता है, जो आपको दिखाई नहीं देगा। तो वो आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से समझना कि कैसे ये आर्किटेक्चर काम कैसे करता है।
सबसे पहले आपने क्या किया, नोटपैड ओपन किया और नोटपैड में आपने कुछ पाइथन का एक छोटा सा प्रोग्राम लिख दिया 5-6 लाइन का। इतना समझ में आ रहा है? हमने नोटपैड ओपन करके 5-6 लाइन का कोई कोड लिखा और इसको आप सेव करोगे। जब भी हम पाइथन में कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो किसी भी नाम से सेव करेंगे, सेव करते समय एक्सटेंशन .py देना है। हर लैंग्वेज का अपना अलग एक्सटेंशन होता है और उसी एक्सटेंशन से कंपाइलर या इंटरप्रेटर डिस्टिंग्विश करता है। अगर आप जावा का प्रोग्राम लिखते हो तो एक्सटेंशन .java होता है। अगर आप सी लैंग्वेज का कोड लिखते हो तो एक्सटेंशन क्या होता है, .c होता है। C++ होता है तो CPP होता है ना। तो हर लैंग्वेज का अपना अलग एक्सटेंशन होता है और उसी एक्सटेंशन से कंपाइलर या इंटरप्रेटर डिस्टिंग्विश करता है कि आपने किस लैंग्वेज का कोड लिखा है। तो .py का मतलब पाइथन। तो जब भी आप पाइथन में कोई भी प्रोग्राम बनाओगे उसमें एक्सटेंशन फाइल का क्या लेगा, .py। अब जो ये कोड आपने लिखा है इस कोड को आप बोलोगे सोर्स कोड। क्या बोलोगे? अब आपको पता है कि ये जो सोर्स कोड लिखा है वो हाई लेवल फॉर्म में होगा और इस सोर्स कोड को यूजर तो समझेगा, यूजर तो समझ सकता है, सिस्टम तो समझेगा नहीं। क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम केवल एक ही लैंग्वेज जानता है, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। तो जब तक मैं इस सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक सिस्टम समझेगा कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, आपने जैसे इस सोर्स कोड को रन किया तो जैसे ही आप इस सोर्स कोड को जब आप रन करते हो ना तो ये सोर्स कोड पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर एक कंपाइलर होता है, वो कंपाइलर के पास जाता है। ठीक है, जैसे ही आपने सोर्स कोड को रन किया, ये रन होते ही आपका सोर्स कोड पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर आपका कंपाइलर होता है, कंपाइलर के पास गया। कंपाइलर क्या करता है, इस पूरे होल सोर्स कोड को कंपाइल करके और इसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? बाइट कोड। और बाइट कोड आपका इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है और बाइट कोड को भी यूजर रीड नहीं कर सकता। बाइट कोड को कौन रीड करेगा? सिस्टम। हम रीड नहीं कर सकते। तो आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इस बाइट कोड को मैं सेव करके आपको दिखाऊंगा तो उसको आप रीड नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो जब ये कंपाइलर इस होल सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो ये एक नई फाइल बनाता है और इस फाइल का जो नाम रखेगा, नाम तो वही रखेगा लेकिन एक्सटेंशन क्या करेगा, .py। तो .pyc का मतलब पाइथन कंपाइल्ड कोड। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई? ये सब काम इंटरनली होता है जो आपको दिखाई नहीं देगा। और ये जो PYC फाइल जो बनती है ये रैम पे बनती है, हार्ड डिस्क पे नहीं बनती, रैम पे। सिस्टम में रैम होता है तो रैम पे ये फाइल तब तक स्टोर रहेगी जब तक कि आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। जैसे ही आपने प्रोग्राम बंद किया रैम से ये फाइल अपने आप क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो रैम पे ये फाइल तब तक रहेगी जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। क्योंकि इस फाइल की हमें कोई ज़रूरत है, अगर हम इस फाइल को सेव करके अगर रख भी लें तो हम तो रीड कर नहीं सकते। ये ओनली किसके लिए होता है, सिस्टम के लिए। इतना समझ में आ गया सबको? अब इसके बाद जब इतना काम हो चुका होता है, अब इसके बाद क्या होता है, अब आपका यही बाइट कोड पाइथन सॉफ्टवेयर के अंदर पीवीएम होता है। पीवीएम का मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन।
तो अब इस पीवीएम के पास ये बाइट कोड जाता है और इस पीवीएम के अंदर आपका इंटरप्रेटर होता है। अब इंटरप्रेटर करेगा क्या, इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके और उस कोड को लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जब तक आपका बाइट कोड लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक सिस्टम समझेगा, और जैसे ही इंटरप्रेटर बाइट कोड को लो लेवल मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, सिस्टम समझ जाता है उसको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, और उसके बाद आपका जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाता है। और ये काम इतना फास्ट होता है मिली सेकेंड के अंदर, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। हम तो जैसे ही प्रोग्राम बनाएंगे रन करेंगे, मिली सेकेंड के अंदर आपका आउटपुट शो हो चुका होगा, लेकिन रियल में इंटरनली ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। कोई डाउट? तो पूरा पीवीएम का आर्किटेक्चर समझ में आया कि कैसे कैसे आपका पाइथन का कोड कंपाइल होता है और कैसे कैसे रन होता है, कहाँ पे आपका कंपाइलर काम कर रहा है और कहाँ पे आपका इंटरप्रेटर काम कर रहा है। तो रियल में देखें तो पाइथन में आपको कंपाइलर भी मिलेगा और इंटरप्रेटर भी मिलेगा। कोई डाउट अभी तक? अब ये जो बाइट कोड है ये सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच का इंटरमीडिएट कोड होता है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? तो अगर आपसे इंटरव्यू में आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम पूछा जाता है, अब आप लोग बता सकते हो? एक बार आप फिर से पढ़ लो, वही चीज लिखा हुआ है, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज लिखा है। एक बार फिर से पढ़ लो। किसी को कोई कंफ्यूजन अभी तक? तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आर्किटेक्चर ऑफ पीवीएम, कि पाइथन में हम कोई भी प्रोग्राम जब बनाते हैं तो वो इंटरनली कैसे कैसे वो एग्जीक्यूट करता है, कंपाइल कैसे करता है। पाइथन में कोई भी कोड जब आप लिखते हो तो वो उसके लिए जो रन टाइम इन्वायरमेंट यूज होता है वर्चुअल मशीन, उसको हम क्या बोलेंगे? पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। जैसे जावा में जेवीएम होता है वैसे ही पाइथन में पीवीएम होता है। इतना समझ में आ गया? अब आप लोगों को बेसिक पाइथन का इंट्रोडक्शन क्लियर है? कोई डाउट अभी तक? तो हाँ, इसमें भी होता है, सारा डेवलपमेंट होता है। लाइब्रेरी अभी तो बताया, सबके लिए अलग अलग लाइब्रेरी बना रखा है। पाइथन फुल स्टैक का यूज करके डेवलप ही तो करते हो आप, वेबसाइट डेवलप करते हो। पाइथन में आप वेबसाइट डेवलप भी कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर सकते हो, वो सब इसमें नहीं होता। इसमें लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप जो जेडीके बोल रहे हो, जेआरई बोल रहे हो, ये सब आपके सॉफ्टवेयर्स के नाम है, जावा के कंपाइलर्स हैं। आई बात है? हाँ, वैसे ही इसमें अभी तो बताया पीवीएम होता है, सॉफ्टवेयर के नाम अभी तो मैंने बताया आइडल होता है। जैसे उसमें जेडीके होता है, हाँ, उसमें वैसे यहाँ पे आइडल होता है। चलो आगे देखो, जो जो चीजें मैंने बताया है ये सब आप लोग एक बार रिकॉर्डिंग देख के अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। कुछ डाउट्स होगा तो कल पूछना। आगे देखो, अब मान लो आपसे बोल दिया गया कि बाइट कोड और मशीन कोड में डिफरेंस क्या होता है। इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया
कि बाइट कोड और मशीन कोड में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सब नोट्स मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, एक बार पढ़ लो। बाइट कोड में और मशीन कोड में क्या डिफरेंस होता है। तो कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बाइट कोड में और मशीन कोड में डिफरेंस क्या होता है। तो आपका बाइट कोड सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच का इंटरमीडिएट कोड होता है। अब आपका बाइट कोड हो या मशीन कोड हो, दोनों को यूजर रीड नहीं कर सकता, केवल उसको सिस्टम ही रीड कर सकता है, यूजर रीडेबल नहीं होता। यहां तक कोई डाउट किसी को? तो ये सब नोट्स मैं शेयर करूंगा क्लासरूम में, आप लोग डाउनलोड करके उसको रख लेना। समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछा जाएगा कि पाइथन के सॉफ्टवेयर्स कितने टाइप्स के आते हैं। तो अगर मैं फ्लेवर्स की बात करूं तो पाइथन में आपको इतने टाइप के सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे। नाम आपको याद रखना है। आपको एक सी पाइथन नाम से सॉफ्टवेयर मिलेगा, जाइथन मिलेगा, रूबी पाइथन मिलेगा, आयरन पाइथन मिलेगा, माइक्रो पाइथन, पाई, है ना। हमें जो काम करना सीखना है वो सी पाइथन पे। अगर आपको जाइथन पे काम करना सीखना है तो उसके लिए मस्ट है कि आपको जावा लैंग्वेज आनी चाहिए। बेसिकली जो जाइथन सॉफ्टवेयर बना है ये जावा डेवलपर्स के लिए बना है, जो ऑलरेडी जावा पे काम करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं पाइथन में जावा की लाइब्रेरी को यूज करके पाइथन और जावा दोनों को कंबाइन करके मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊं, तो उनके लिए जाइथन यूज करना हो। आ गई बात समझ में? तो जाइथन जो सॉफ्टवेयर बना है स्पेशली फॉर जावा डेवलपर, ठीक है। वैसे ही रूबी पाइथन जो बना है वो रूबी डेवलपर्स के लिए बना है। रूबी एक अलग लैंग्वेज है, जो बंदे ऑलरेडी रूबी पे काम करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं पाइथन में रूबी की लाइब्रेरी को यूज करके दोनों को मर्ज करके एक प्रोजेक्ट बनाऊं, तो उसके लिए रूबी पाइथन बना दी। वैसे ही जो डॉट नेट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो चाहते हैं कि मैं पाइथन में डॉट नेट की लाइब्रेरी को यूज करके कंबाइन करके एक प्रोजेक्ट बनाऊं, तो उसके लिए आयरन पाइथन बना दिया। तो आयरन पाइथन स्पेशली फॉर डॉट नेट डेवलपर। वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर की अलग कोडिंग होती है, तो माइक्रो कंट्रोलर के लिए माइक्रो पाइथन बना दी। आ गई बात समझ में? और एक लेटेस्ट पाई सॉफ्टवेयर बनाया है। पाई सॉफ्टवेयर लेटेस्ट है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि पाई में अभी जो मैंने आप लोगों को पीवीएम का जो आर्किटेक्चर मैंने बताया था, तो पीवीएम के आर्किटेक्चर में मैंने अभी क्या बताया, आपका ये सोर्स कोड है। सोर्स कोड किसके पास जाता है? कंपाइलर के पास। फिर सोर्स कोड को कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट करता है और फिर वही बाइट कोड किसमें कन्वर्ट होता है? मशीन कोड में, है ना। तो यहाँ पे आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों काम कर रहा है। पाई सॉफ्टवेयर में ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को हटा के सीधे एक JIT कंपाइलर ऐड कर दिया। JIT कंपाइलर जस्ट इन टाइम कंपाइलर, और ये एडवांस कंपाइलर है। इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि अब यहाँ पे JIT कंपाइलर डायरेक्ट सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर सोर्स कोड को डायरेक्ट मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा तो हमारा ये वाला स्टेप बच गया, तो एग्जीक्यूशन फास्ट होगा
तो एग्जीक्यूशन को फास्ट करने के लिए पाई सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया। और पाई सॉफ्टवेयर में आपका इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों को हटा के एडवांस कंपाइलर ऐड कर दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। समझ में आ गया? तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में पाई यूज हो। अभी तो आपका सी पाइथन यूज हो रहा है। तो अलग अलग सॉफ्टवेयर समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये सब मैं नोट्स आप लोग को शेयर करूंगा क्लासरूम में, आप लोग डाउनलोड कर लेना। अभी जो मैंने पीवीएम का आर्किटेक्चर बताया वो सारा स्टेप्स इस इमेज में शेयर है। ये देखो, सबसे पहले आपका सोर्स कोड कंपाइल होके बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। फिर यही बाइट कोड किसके पास जाता है, पीवीएम के पास। और पीवीएम के पास जब जाता है तो इंटरप्रेटर इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करके किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में। और तब जाके आपको आउटपुट दिखता है। अब तो सारे स्टेप्स आप लोगों को क्लियर हो गए। इंट्रोडक्शन में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गूगल पे जब आप सर्च करोगे पाइथन लोगो को, तो आपको दो स्नैक का लोगो मिलेगा। कुछ आपने पाइथन जब आप इंस्टॉल करोगे सॉफ्टवेयर, तो इस तरह का आपका लोगो मिलेगा। दो अलग अलग स्नैक है। तो रियल में पाइथन लोगो की हिस्ट्री अगर आप देखोगे, है ना, तो पहले पाइथन का जो था, पाइथन लोगो हिस्ट्री डालोगे, तो पहले पाइथन का जो लोगो बना हुआ आता था, ये ऐसे लिखा हुआ आता था, क्योंकि पाइथन का मतलब, ठीक है, पाइथन जो नाम है वो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस से लिया था, है ना। तो पाइथन का इंग्लिश मीनिंग स्नैक होता है, इसलिए इन्होंने फन के लिए बाद में इसका लोगो चेंज करके ये स्नैक का लोगो कर दिया। आ गई बात समझ? तो पाइथन का जो नाम है वो स्नैक से कोई लेना देना नहीं है ना। और इसको पाइथन को किसने डेवलप किया था, ये ग्यूडो वॉन रोसम ने। यही फादर ऑफ पाइथन इन्हीं को बोला जाता है। क्लियर है? पाइथन की हिस्ट्री आप लोगों को समझ में आ गई? कोई डाउट? चलो अब मैं आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना बताने जा रहा हूँ। जो जो लैपटॉप लाया है साथ साथ कर सकते हो। और अगर कोई लैपटॉप नहीं लाया है तो एक बार देख लो, घर पे आप लोग इंस्टॉल करके कल लैपटॉप लेके आना है। 9 बजे ही होगी, अभी होगी, अभी 15-20 मिनट। तो सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना बता रहा हूँ, तो सबको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके कल आना है, क्योंकि कल से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो एक बार देख लो कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो हाउ टू डाउनलोड पाइथन आइडल सॉफ्टवेयर। पाइथन का आइडल का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करना है और कैसे कैसे इंस्टॉल करना है एक बार समझ लो। इसकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है python.org। वेबसाइट का नाम नोट कर लो। अरे बैठो ना अभी। ऑनलाइन में कोई लैपटॉप से कनेक्ट है? अमन, लैपटॉप से कनेक्ट हो? यस सर। एक बार स्क्रीन शेयर करना। अब मैं साथ साथ आप लोगों को बता रहा हूँ, देख लो कैसे करना है। 11, एक बार स्क्रीन शेयर करो। तो ध्यान से समझ लेना, आपको इंस्टॉल करते समय एक सेटिंग करनी होगी। वो सेटिंग अगर नहीं करोगे तो कल जो मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा वो फिर काम नहीं करेगा। ठीक है? अब आपको करना क्या है, गूगल ओपन करो।
फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन करो उसको, फुल स्क्रीन करो पहले गूगल को, ब्राउजर को फुल स्क्रीन करो। चलो क्लासरूम में नहीं जाना, यहाँ पे आप ओपन करो python.org। python.org टाइप करो तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा। अब जल्दी जल्दी मत करो, बता रहा हूं मैं। सबको समझ में आ गया कि जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करोगे तो कुछ ऐसा ओपन होगा, ठीक है। अब इसमें आपको डाउनलोड वाले पे होवर करना है, क्लिक नहीं करना। डाउनलोड वाले पे जब होवर करोगे तो राइट साइड में 3.13.5 दिख रहा है पाइथन, उस पर क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो देखो एक बार डाउनलोड हो गया। अब आप क्या करोगे, इस ब्राउजर को बंद कर दो एक बार। अब आप डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर चले जाओ और डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आपका ये सॉफ्टवेयर आ गया। अब इस पे एक बार डबल क्लिक करो, 1 मिनट। अब यहाँ पे आपको ये सेटिंग करनी होगी, दो चेक बॉक्स दिख रहा है, यूज एडमिन प्रिविलेज और एड पाइथन EXE। इन दोनों को चेक करके तब आपको इंस्टॉल करना है, अदरवाइज कल जो मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा फिर वो काम नहीं करेगा। सबको समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दो। तो जैसे जैसे मैंने बताया है सब लोग इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि कल जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपका इंस्टॉल होना चाहिए, है ना। तो ये आपका पाइथन का आइडल का ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है जो कि आपका इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, 2 मिनट लगेगा, है ना। सबको समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? तो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ये मैसेज आ जाएगा, सेटअप वाज सक्सेसफुल। और उसके बाद इसको क्या करना, क्लोज कर देना। अब पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। आपने पाथ सेट किया है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आप क्या करो अमन, रन में CMD टाइप करो, CMD। CMD का मतलब क्या होता है, कमांड प्रॉम्प्ट। CMD टाइप करके इंटर कर दो। अब इस तरह का कुछ ब्लैक स्क्रीन आपका ओपन होगा। अब यहाँ पे आप पाइथन टाइप करके इंटर करो, और पाइथन टाइप करके इंटर करने के बाद अगर इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है तो इसका मतलब आपका पाइथन प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका। आ गई बात समझ में? 3 बार ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। सर और मेरे उसी उधर को 3.12 डाउनलोड, 3.12.3। अगर पुराना वर्जन है तो उसको अनइंस्टॉल करके नया वर्जन आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ठीक है। क्योंकि हमें नए वाले वर्जन पे काम करना सीखना है, पुराने पे नहीं करना। ठीक है तो किसी की सर अगर यही है ना 3.13.5? हाँ जी 3.13.5। ठीक है। तो अगर किसी किसी के लैपटॉप में पुराना वर्जन होगा तो उसको आप अनइंस्टॉल कर देना, नए वाले वर्जन पे आपको काम करना है, पुराने वाले पे काम नहीं करना। इतना समझ में आ गया सबको? Yep. अब यहाँ पे एग्जिट लिख दो, EXIT। एग्जिट लिख के इंटर करो और अगेन एग्जिट लिखो, तो एग्जिट लिख के आप बाहर आ जाओगे। इतना समझ में आ गया? चलो स्क्रीन ऑफ कर दो। अब आप लोग को पाइथन का जो इंट्रोडक्शन है, बेसिक क्या क्या होता है वो सारा चीज
और पाइथन का आइडल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करना है, सबको समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? ये सारा करके देख लोगे आप लोग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्लासरूम में जब आप ऐड होगे तो रिकॉर्डिंग आपको डाउनलोड कैसे करना है। ठीक है, समझ लो। अभी मैं आधे घंटे में आपको ये क्लास की रिकॉर्डिंग और जो जो नोट्स है एक पीडीएफ में शेयर करूंगा पढ़ने के लिए पाइथन, तो उन सबको डाउनलोड कैसे करना है देख लो। आपको लैपटॉप ओपन करना है, मोबाइल पे डाउनलोड नहीं होगा। तो लैपटॉप में आप क्या करोगे, पहले आप जीमेल लॉगिन कर लोगे, जो जीमेल आईडी आपने भेज रखा है। जीमेल से लॉगिन कर लिया, और लॉगिन करने के बाद इस एप्स में जब आप जाओगे तो यहीं पे आपको गूगल क्लासरूम का एक आपको आइकॉन मिल जाएगा। स्क्रॉल डाउन करना ऊपर नीचे तो आपको मिल जाएगा। और इस क्लासरूम में जब आप जाओगे तो आपके पास एक मेल पे लिंक आ गया होगा ज्वाइन नाउ का, और जैसे ही ज्वाइन नाउ पे आप क्लिक करोगे इस वाले ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे 9 AM। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, अब यहाँ पे आपको डाउनलोड कैसे करना है, जैसे मैं अभी एक कुछ नोट्स और फाइल में शेयर कर रहा हूँ, है ना। ये मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ, 01 रोशम के नाम से है, जिसमें आपको कंप्लीट पाइथन का पूरा डिटेल मिल जाएगा पढ़ने के लिए। ठीक है, ये कुछ नोट्स मैं शेयर कर रहा हूँ, इन सबको आप लोग थोड़ा सा पढ़ना है ना। और अभी मैं 1 घंटे में रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब आपको डाउनलोड कैसे करना है ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या करना है, आपको लैपटॉप ओपन करना है और गूगल ओपन कर लिए। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे गूगल क्लासरूम में जाओगे। गूगल क्लासरूम में जब आप जाओगे आप अपने इस पाइथन वाले ग्रुप को ओपन करोगे, और यहाँ पे आपको क्लास वर्क में जाना है। तो जैसे ही आप क्लास वर्क में जाओगे ये आपको मिल जाएगा सेशन 1, और इसको जब आप ओपन करोगे, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी फाइल्स मिल जाएगी, और डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड नहीं होगा। कोई भी फाइल को आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करना और ओपन लिंक इन न्यू टैब करना, और ओपन लिंक इन न्यू टैब में जाके फिर यहाँ पे आपको डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा और आपका डाउनलोड हो जाएगा। सेम ऐसे ही हर फाइल पे आप राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करके और सारा आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, सारा नोट्स डाउनलोड कर लोगे, और अभी मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा उसको भी डाउनलोड कर लो। आज का काम है आप लोगों को रिकॉर्डिंग देख के प्रॉपर इसका अच्छे से नोट्स बनाना, और सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करना बताया वो इंस्टॉल करके कल आप लोगों को आना है 9 बजे, करेक्ट है ना। तो कल मैं आप लोगों को फिर आगे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। इंट्रोडक्शन में तो कोई डाउट नहीं है, तो एक बार आप लोग अच्छे से रिकॉर्डिंग देख के फिर से रिवीजन कर लेना। कुछ भी अगर डाउट्स होता है कल फिर से आप लोग पूछ लेना। कल आप लोग को फिर 9 बजे ज्वाइन करना है। ठीक है, चलो कल मिलेंगे।
ठीक है सर, ये चारों क्लासेस जो बीती हैं और आज की सब इसके अंदर इन्वॉल्व है।